हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर पर। इससे पहले हमारे 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो लेक्चर की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख लो। फिर इस वीडियो को देखना और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर दोस्तों आप इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी क्लास 12th की पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो आज का हमारा वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों, ये क्या होता है अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दिया किसने, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने दिया। तो क्या हम लिख देंगे हेनरी फयोल? नहीं दोस्तों, वहां पर लिखना है F.W. टेलर। जिसने क्या किया साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि ये बताओ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, F.W. टेलर या फिर हेनरी फयोल। तो आपको क्या करना है, F.W. टेलर। ठीक, तो चलो थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें ना इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमें एक तरह से मोटिवेट करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। देखो, तो F.W. टेलर के बारे में जानने से पहले हम इनका पूरा नाम समझते हैं। इनका नाम F.W. टेलर मतलब फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। ठीक है दोस्तों, इनको हम वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम में अगर आ गया कि वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया, तो आपको क्या बताना है, F.W. टेलर। ठीक है, ये 19 वर्ष की आयु के थे। मतलब जब ये 19 साल के थे ना, तो एक कंपनी में मशीन चलाते थे। समझ रहे हो दोस्तों, ये क्या करते थे, मशीन चलाते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। और इन्होंने पढ़ाई कर कर पता है क्या किया, मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली। क्या किया, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लिया। अब जब इन्होंने डिग्री प्राप्त कर लिया तो इनके मन में एक बात आई कि क्यों ना इस मशीन चलाने की जगह पर मैं खोज करूं कुछ खोज करूं। तो फिर इन्होंने क्या किया, 19 वर्ष की आयु में ही कहा कि अब मैं मशीन वशीन नहीं चलाऊंगा, अब मैं खोज करूंगा और कुछ प्रिंसिपल बनाऊंगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बना डाले। तो दोस्तों यहाँ पर देखा, एक 19 वर्ष की आयु में मशीन चलाने से लेकर उसका सफर कैसे रहा और उसने कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाए। बस अब हमें क्या पढ़ना है, उनके कौन कौन से प्रिंसिपल थे और कौन कौन सी टेक्निक थी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। पहले ये बताओ, साइंस का मतलब क्या होता है। देखो, साइंस का मतलब होता है तथ्य या तर्क। ठीक है, और मैनेजमेंट तो हम सभी जानते हैं। तो चलो अब हम दोनों को मिलाकर समझते हैं। ये जो F.W. टेलर थे ना, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वैज्ञानिक और दूसरा है प्रबंध। तो वैज्ञानिक शब्द का इन्होंने बताया कि अर्थ होता है किसी विषय के संबंध में विशेष ज्ञान। वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ, किसी भी विषय के विशेष ज्ञान। जबकि प्रबंध का अर्थ होता है जो भी हमारे साधन होते हैं ना, उनके मध्य तालमेल और समन्वय स्थापित करना, जिससे क्या हो, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो वैज्ञानिक प्रबंध उस प्रबंध व्यवस्था का नाम है जो कि व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण ढंग पर आधारित है। वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन के साधनों का बहुत अच्छे तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। समझे दोस्तों, मतलब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हम कर सकते हैं। और जो टेलर थे, उनका मानना था कि कारखानों में जो समस्या उत्पन्न होती है उसका मुख्य कारण है अज्ञानता। क्योंकि उन्होंने बताया कि एक और तो प्रबंधक जो होते हैं उनको इस बात का सही ज्ञान नहीं होता है कि उनके जो श्रमिक है ना, जो काम कर रहे हैं, वो कितना उत्पादन कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि अधिकतम तथा श्रेष्ठतम उत्पादन कैसे किया जाए। मतलब यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि एक श्रमिक को ये नहीं मालूम होता है
कि अधिकतम उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं और प्रबंधक को ये नहीं मालूम होता है कि उनका जो श्रमिक है ना, वो वाक़ई में कितना उत्पादन कर सकता है, ठीक है? तो ये था। और टेलर ने प्रबंध की इन परंपरागत जो विधियाँ थी ना, उनको समाप्त कर कर नवीन वैज्ञानिक विधियों व सिद्धांतों का प्रचलन किया, जिससे क्या हो, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। अब मैं मानता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब वैज्ञानिक तरीके से नई-नई तकनीकों का उपयोग कर कर कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों? अब हम समझते हैं कि इनके जो प्रिंसिपल थे ना, वो क्या थे और इनकी टेक्निक क्या थी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल कौन-कौन से थे। तो सबसे पहले पहला प्रिंसिपल है उनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने बताया कि ये जो प्रिंसिपल हमने दिए हैं वो साइंस की तरह तो हैं, लेकिन रूल ऑफ थंब की तरह नहीं है। तो इनका ये मतलब क्या था, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये अगर ये पेन है, ये नीचे गिरा, तो इसका कारण क्या होता है? ग्रेविटी, ठीक है? लेकिन इन्होंने बताया कि नॉट रूल ऑफ थंब, बिजनेस में जो भी उन्होंने प्रिंसिपल दिए वो रूल ऑफ थंब की तरह नहीं है। अगर ये पेन नीचे गिरा तो इसका कारण ग्रेविटी तो है, लेकिन बिजनेस का जो प्रिंसिपल है ना, इसके गिरने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है? मतलब एकदम एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये उनका कहने का मतलब था। इसके कई कारण हो सकते हैं, ना कि केवल ग्रेविटी है, ठीक है? उसी तरह अब उन्होंने बताया कि जैसे मान लो एक बिजनेस है, उसका जो उत्पादन है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक? उसने एक टेक्निक आजमाई और देखा कि 1 साल बाद उसका उत्पादन दोगुना हो गया। और वहीं एक दूसरे बिजनेसमैन ने भी उसको देखा। उसने सोचा, अरे वाह! इसने ये टेक्निक आजमाई तो मैं भी यही आजमाता हूँ, हो सकता है मेरा भी उत्पादन अधिक हो जाए। लेकिन जब उसने आजमाया ना तो देखा कि उसका उत्पादन कम हो गया, जितना था उससे भी कम हो गया। तो मतलब यहाँ पर आपने देखा कि साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब की तरह नहीं है यहाँ पर। एग्ज़ैक्ट साइंस नहीं है कि अगर ये पेन गिर रहा तो इसका कारण केवल ग्रेविटी है। अगर एक का उत्पादन एक टेक्निक को आज़माने से बढ़ सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी जो बिज़नेस है ना, उसका भी उत्पादन बढ़ सकता है। ठीक है? समझ में आया? तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ये शब्द भले ही टेढ़ा-मेढ़ा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही सरल है। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव और नॉट डिस्कार्ड इसका मतलब होता है दूर मत करो, ठीक है? मतलब जो भी हमारा सद्भाव है, सभी के प्रति कैसा भाव रखो? सद्भाव रखो। मतलब किसी के साथ भेदभाव ना करो। सिंपल मतलब ये है कि जो भी हमारे कंपनी में या फर्म में काम कर रहे हैं वर्कर, उनके और मैनेजमेंट जो है उसके बीच में एक फ्रेंड की तरह रिलेशन होना चाहिए, ना कि भेदभाव की तरह, ठीक है? अब जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है? अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी श्रमिक और मैनेजमेंट है, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब सहयोग होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हमारी ये टीम है, ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैं हूँ, ये वर्कर हैं, ये मैं हूँ, ये वर्कर है, मतलब ये हम सब हैं। मतलब मुट्ठी में एक साथ होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। उनके बीच में जो है कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मतलब श्रमिक को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर मैं ना होऊँगा, तो तुम्हारा उत्पादन नहीं होगा। और मैनेजर ये ना कहे कि मैं नहीं होऊँगा तो तुम कर नहीं पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। मतलब ये बताया गया है कि कंपटीशन की जगह पर ना क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। अब जो चौथा प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल। चलो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो अगर आप स्कूल जा रहे हो, वहाँ पर शिक्षा ना मिले, तो क्या वहाँ पर जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप एक बिज़नेस में जा रहे हो, वहाँ पर आपको कोई भी स्किल ना सिखाई जा रही हो कि उत्पादन अच्छे से कैसे करें, ठीक है? और मतलब
ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वहाँ पर डेवलप नहीं हो रही, आपकी स्किल में कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है। आप जैसा पहले थे वैसा अब भी हो, तो क्या उस कंपनी में जाओगे? नहीं जाओगे। मतलब वहाँ पर आपकी अगर स्किल नहीं डेवलप हो रही तो आप नहीं जाओगे। तो यही बताया गया है कि जो भी हमारी कंपनी में आए उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। उन्होंने दिया है किसने? एफडब्ल्यू टेलर ने। अब जो हमारा 5वां प्रिंसिपल है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक क्रांति। दोस्तों इसके अंदर जानते हो क्या होता है? इसके अंदर एक श्रमिक और एक जो मैनेजर होता है उनकी सोच को ना थोड़ा-सा बदला जाता है। उन लोगों को इस सोच से बाहर किया जाता है कि वो अलग है और संगठन अलग है। उन्हें इस प्रकार से प्रतीत कराया जाता है कि वो एक संगठन के लिए बने हैं और संगठन उनके लिए बना है। अगर संगठन को लाभ होगा तो उससे उनको भी लाभ होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों इस टेक्निक को पढ़े ना उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। वो ये है कि ये जो एफडब्ल्यू टेलर है ना उन्होंने रिलेशन बताया है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच का, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच। ठीक है दोस्तों ये याद रखना। अब हम बढ़ते हैं टेक्निक की तरफ। तो सबसे पहली टेक्निक उन्होंने दिया टाइम स्टडी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि टाइम और स्टडी मतलब टाइम का अध्ययन करना, समय का अध्ययन करना। हम समय का अध्ययन करेंगे कि किसी काम को करने में मैक्सिमम कितना समय लगता है। इससे क्या होगा? जैसे मान लो कोई काम है वो हमें पता है कि 5 मिनट में होता है, लेकिन वही कोई श्रमिक 15 मिनट में कर रहा है तो उसे हम कह सकते हैं ये काम तो 5 मिनट का है, तुम 15 मिनट में क्यों कर रहे हो? इससे क्या होगा? हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो बढ़िया है ना टेक्निक ये। अब जो दूसरा है वो है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या है? देखो मेथड मतलब होता है तरीका और स्टडी मतलब अध्ययन। एक ऐसा तरीका अब हम खोजेंगे जिससे हम अपने उत्पादन को बहुत ज्यादा कर सकते हैं कम से कम लागत पर। उस तकनीकी को ना अब हम अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या हो सकती है ऐसी तकनीक। तो ये इसमें किया जाता है। ठीक। अब जो तीसरी टेक्निक है वो है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब जानते हो क्या होता है? गति। मतलब किस चीज की गति की बात कर रहा है? हमें गति का अध्ययन करना होता है। कौन सी गति? एक श्रमिक जो फालतू में इधर उधर टहला करता है, मतलब उसे उत्पादन अगर करना है तो कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी और मशीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो कच्चा माल लेने उस रूम जा रहा है और मशीन लेने उस रूम जा रहा है। तो इससे क्या होगा? वो फालतू में इधर उधर टहल रहा है। इससे बेहतर क्या होगा कि हम मशीन और जो भी मटेरियल है उसको एक ही जगह पर रख दें। जब एक ही जगह पर रख देंगे तो वो जो श्रमिक है ना उसे टहलना नहीं पड़ेगा, वो अधिक उत्पादन कर सकेगा। ठीक है। और जो चौथा सबसे बेस्ट स्टडी आ गई है वो है फटीग स्टडी। और फटीग स्टडी क्या होता है? इसको कहते हैं थकान अध्ययन। अब इसमें ये देखा जाता है कि एक श्रमिक कब थकता है, एक श्रमिक कब थकता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग भी थक जाते हैं, उसी तरह एक श्रमिक कार्य करता है तो वो क्या करेगा? थक जाएगा। तो थक जाएगा तो क्या हम उसे थका थका कहेंगे? नहीं, तुम काम करते रहो। थक गए मतलब करे रहो, काम तुम करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं तुम थके हो या नहीं थके हो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं किया जाता है। जब कोई थक जाता है तो उसके लिए ना हम उसको इंटरवल देते हैं। जैसे हमें स्कूल में इंटरवल दिया जाता है ना कि 15-20 मिनट आप लोग खेल कूद लो। पढ़ाई के बाद क्या किया जाता है? इंटरवल दिया जाता है। उसी तरह एक श्रमिक को भी इंटरवल देना चाहिए कि तुम्हें मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम पानी पी लो, घूम टहल, जितना जो कर सकते हो सब कर लो। ठीक है। तो इसमें 3 चीजों का हम अध्ययन करते हैं। क्या क्या? एक इंटरवल, ठीक है, मतलब कितने ब्रेक देने हैं, कितने टाइम का देना है। ठीक है, ये देखते हैं। अब जो 5वीं स्टडी है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? कहते नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, बस वही स्टैंडर्ड यहाँ पर बात किया जा रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है हमारी क्वालिटी। ठीक है, संगठन में हर चीज को क्वालिटी वाली बनाओ। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन करो। ठीक है, जैसे समोसा बेच रहे हो तो एकदम ऐसा बेचो कि वो क्वालिटी वाला हो, एक ही स्टैंडर्ड हो। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि एक समोसा छोटा और एक बड़ा हो।
ठीक एक स्टैंडर्ड का बनाओ। एक अगर 250 ग्राम का है तो दूसरा भी 250 ग्राम का होना चाहिए। एक में जो स्वाद है वही दूसरे में है, तो इससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब जो छठी स्टडी है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये बहुत बढ़िया स्टडी है। इसमें क्या होता है कि जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं ना, उन्हें डिफरेंशियल वेज दिया जाता है, मतलब अलग अलग वेतन दिया जाता है। अब कहोगे कि अलग क्यों दिया जाता है? उनका मतलब था कि जो श्रमिक जितना काम करे उसके बदले में उसे उतना ही वेतन दिया जाए, जो जितना कम करे उसे वेतन कम दिया जाए। इसका मतलब ये होता है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन लोगों को मिलता है। जैसे अगर किसी को ज्यादा काम के बदले ज्यादा वेतन मिला, तो जो दूसरा श्रमिक होगा वो देखेगा और वो भी सोचेगा कि यार मैं भी अब कल से ना ज्यादा उत्पादन करूंगा और मुझे भी ज्यादा वेतन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। दोस्तों, अब जो सातवीं टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये क्या होती है? ये बहुत ही सरल है। इसमें क्या किया गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया था और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता था, प्लानिंग करता था, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का कार्य करते थे। जैसे प्लानिंग में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कार्ड क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरियन। ठीक है, ये हो गए अलग, ये हो गए प्लानिंग में, ये लोग प्लानिंग करेंगे। और प्रोडक्शन में कौन कौन आ गया, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और एक हो गया इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये सब थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एफ डब्ल्यू टेलर, फेडरिक विंसलो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और उनके टेक्निक समझ में आ चुकी होंगी। और अगर अभी कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जिंदाबाद आप कमेंट में लिख सकते हो।